नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 10वीं यूनिट में लगी आत्मकथाओं को पढ़ रहे हैं। हमारी आज की आत्मकथा मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित, जिसका नाम है एक कहानी यह भी। दोस्तों, आज के विषय को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा का प्रकाशन सन 2007 और 8 में राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा हुआ था। पहले हम मन्नू भंडारी जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मन्नू भंडारी जी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई थी। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे आजकल दिल्ली में ही रह रही हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज इनका एक उपन्यास है, जिसमें से आपका बंटी और महाभोज ये दोनों हमारे सिलेबस में UGC नेट के में हैं। इसके अलावा इन्होंने फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिक के लिए भी पटकथाएं लिखी हैं। हाल ही में इन्होंने एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन किया। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी जी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति सदैव मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। दोस्तों, ये मन्नू भंडारी जी के विषय में हमने थोड़ा जाना। अब ये जो हमारी आज का टॉपिक है, एक कहानी है भी, इसके एक कहानी है भी के संदर्भ में सबसे पहले तो इन्होंने यह लिखा है कि ये उनकी आत्मकथा नहीं है। उन्होंने लिखा है इस कहानी के सबसे संदर्भ में, मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा लिखी ही नहीं है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46 और 47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा था। छोटे शहर में युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध का तरीका देखते ही बनता है। तो अब इस आत्मकथा की शुरुआत कर रही हूँ मैं। जन्मी तो मैं मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे
या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहा करते थे और नीचे हमारे साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्ति विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों में से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को वे अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई विद्यार्थी ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी पहुंचे हैं। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। और एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। पर यह सब तो मैंने केवल देखा तब तो इन गुणों के भागनावेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां इन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया था, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इस शब्दकोश ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और ना शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो आर्थिक विवशताओं का भागीदार ना बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कांपती थर्राती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात किए जाने जैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि कभी-कभी हम लोग भी उनकी चपेट में आते रहते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने से गुथी हुई हैं, या अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली पतली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी थी, सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात से मेरी तुलना करते थे। वे उसकी प्रशंसा करते थे। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी उन्होंने? नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय या उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट जाती हूँ, बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का जैसा ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक सी दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से मेरी किसी न किसी बात पर हमेशा टक्कर चलती रही है, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कई कुंठाओं के रूप में
कई प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कई प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्यवान और सहनशील थी। शायद उनमें पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और ज़िद को अपना फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा ही नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निसहाय असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श ना बन सका। उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, जब यह पैतृक पुराण यहीं अब मैं अपना पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद मैं 7 साल की थी। उसकी एक धुंधली सी याद है मेरे मन में, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलों से कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ, या खेलने को हम भाई बहनों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाए, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन इन गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। जैसा कि इन्होंने इस आत्मकथा में लिखा है कि पहले गांव में या छोटे छोटे शहरों में लोग कॉलोनी या जो उनकी गलियां होती थी वहाँ आराम से घूमती फिरते थे, तो मतलब घर पूरा मोहल्ले तक ही फैला होता था। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो हम बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस करते हैं कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इन परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी थी, अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखने, सुनने, इनके बीच ही मैं बड़ी हुई। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी थी कि इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उस समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते हैं। महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष
और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते हैं, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना उनकी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर पर आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शौक था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में भी तो कितना कुछ हो रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोधों या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में मेरा प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुनकर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर से फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी जो छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली में लिखते थे, उन्होंने मुझे बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगता था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा मैंने ज़रूर, पर वह मेरी समझ में नहीं आया। कुछ सालों बाद नदी के दीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को भी फिर मैं पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे। शीला अग्रवाल जी ने साहित्य का दायरा बढ़ाया ही नहीं था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने और समझने का जो सिलसिला भी पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया था। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां चल रही थीं, वैसे ही घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था।
स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भाव कैसे ध्वस्त हो जाता है, वह मैंने तभी जाना। अपने क्रोध से पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से में भन्नाते हुए वे गए तो थे वहाँ, लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था तो मुझे, तो इसीलिए मैं पड़ोस में एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश होते हुए आए हैं तो विश्वास ही नहीं हुआ। गए तो गुस्से में थे और मैं भी डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा? सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। पिताजी से ये बात सुनकर मैं चौंक गई। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं। लड़कियां क्लासों से निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों ने सारे कॉलेज का चलना मुश्किल कर दिया है। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से आए हैं कॉलेज से। वह तो पूरे देश की पुकार थी, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता था। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक सुनती रही। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज और स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ। फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ है? आप तो ठीक हैं ना? आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुई, हुड़दंग मचाती हुई फिर रही है वह।
हमारे आपके घरों की लड़कियों को यह शोभा देता है क्या? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल है या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया था कि लोग आकर धू धू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के अपने प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बावाला जी वहाँ बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकलकर ज़रा देखा करो। वे धुआंधार मेरी तारीफ़ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उन्होंने मेरी इतनी प्रशंसा की। आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना, इसके मूल में क्या रहा होगा? पर पिताजी इतनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। एक विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता अलग अलग है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल जी को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग मचने लगा। इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर के क्लासेस बंद कर दिए गए। हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर हम सब ने बड़ी ही खुशी जाहिर की। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त सन 1947। दोस्तों, ये थी मनु भंडारी जी की आत्मकथा जो आज हमने कंप्लीट की है। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को बताया है, थोड़ा बहुत अपने परिवार के बारे में बताया है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे अगली आत्मकथा, जो कि हमारी आखिरी आत्मकथा होगी इस यूनिट की। तब तक के लिए नमस्कार।